नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को रखा बरकरार। कहा, राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराए बिना विद्यार्थियों को नहीं कर सकते प्रोन्नत। किसी राज्य को आपत्ति होने पर परीक्षा की नई तारीखों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का करना चाहिए रुख। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को बताया कैंसर। कहा, यह महामारी की तरह पूरी मानवता को करता है प्रभावित। विदेश मंत्री ने 19वें दरबारी सेठ स्मारक अभिभाषण में कहा, आतंकवाद और महामारी को लेकर वैश्विक प्रतिक्रियाएं तब उभर कर सामने आई हैं जबकि पर्याप्त व्यवधान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर योजना को बताया गेम चेंजर। कहा, गरीबी उन्मूलन प्रयासों का आधार है यह योजना, करोड़ों लोगों को मिल रहा है लाभ। भारी बरसात के चलते ओडिशा में बाढ़ के हालात। जम्मू में कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में मध्य और उत्तर भारत में भारी बरसात का जताया अनुमान। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग और मजबूत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बीते 5 महीने में 3/4 से अधिक मरीज हुए हैं स्वस्थ। अब तक कुल 25,83,000 से अधिक ने की है रिकवरी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने पद से दे सकते हैं इस्तीफा, जल्द ही कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। नेशनल ब्रॉडकास्टर एनएचके के मुताबिक जापानी पीएम अपनी गिरती सेहत का हवाला देते हुए छोड़ सकते हैं पद। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पुनः नामांकन औपचारिक रूप से किया स्वीकार। नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए अभियान किया शुरू। हालांकि ओपिनियन पोल में बाइडेन से पिछड़े। और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। कोविड के मद्देनजर इस साल कॉलेज की परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की योजना के मुताबिक ही विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन सितंबर में कराने पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति बिना छात्र को प्रमोट नहीं कर सकती। जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में एग्जाम कराने में दिक्कत है, वे यूजीसी के पास परीक्षा टालने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले का समर्थन किया गया है जिसमें कहा गया था कि छात्रों का जो साल है उसको बचाने की ये कवायद है। जी रजनी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है आज कि राज्य सरकारें, खासतौर से 2 राज्यों ने आपत्ति जताई थी, महाराष्ट्र और दिल्ली ने, और उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं चाहते कि परीक्षाएं हों और कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने आज यहाँ पर स्पष्ट किया है कि अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको बगैर एग्जाम किए किसी तरह से उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। पास करने की जो सोच है ये इसको कोर्ट अप्रूव नहीं करता। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि अगर कोई पॉलिसी इस तरह की है तो आप बगैर यूजीसी से बातचीत किए, बगैर यूजीसी की अनुमति के राज्य सरकारें अपने स्तर पर ऐसे निर्णय नहीं ले सकती कि परीक्षाएं टाल दी जाएं या परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। अगर
किसी खास जगह पर किसी राज्य में ज़्यादा कोविड का संकट है, तो आप प्रशासन और राज्य सरकार यूजीसी से संपर्क करें, यूजीसी को बताएँ कि क्या स्थिति है, उसके हिसाब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी तैयारियां करेगा, लेकिन परीक्षाएं होंगी और इनको टाला, जो बहुत ही असाधारण परिस्थिति में अगर टाला भी जाता है तो वो निर्णय यूजीसी को लेना है। आप सिर्फ ग्राउंड रियलिटी यूजीसी को बताएं, सारा अधिकार उनका है। कोर्ट ने ये तो जरूर माना कि जो स्टेट्स ने जो पोस्टपोन करने की बात कही है वो उनके अधिकार में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, लेकिन पोस्टपोनमेंट अकेले नहीं कर सकती राज्य सरकार, और परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है राज्यों को। तो स्थिति स्पष्ट हो गई है, क्योंकि पहले भी सॉलिसिटर जनरल ने ये सुनवाई के दौरान ये संकेत दिए थे कि परीक्षाएं होंगी, यूजीसी की अनुमति बिना कोई राज्य शेड्यूल को अपने आप से आगे पीछे नहीं कर सकता, और सभी स्टूडेंट्स तैयार रहें, विद्यार्थी तैयार रहें कि परीक्षाएं जो यूजीसी ने खाका तैयार किया है, एक डेडलाइन तय की है, उसके हिसाब से होंगी और वो अपनी तैयारियों पर ध्यान रखें। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो गई। बिल्कुल। विकास, अगर बात करें छात्रों की पढ़ाई की, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहीं और कहीं ना कहीं जो छात्र वो किसी ना किसी तरीके से अपनी शिक्षा के संपर्क में रहे। राज्यों की जो आपत्ति है, क्या वो कोविड-19 की चुनौती को लेकर है, लेकिन उसके लिए भी सही से मार्गदर्शन दिया जा चुका है पहले में, ऐसे में क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, आपत्ति कुछ जगहों पर जो केसेस बढ़ रहे थे जिस तरह से, उन जगहों का हवाला दिया गया था। तो कोर्ट ने जब सुनवाई की तो ये कहा कि आप ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोविड का जो खतरा है वो सबके लिए है, बराबर है, लेकिन क्या इसके आधार पर एक पूरा सत्र डिले किया जा सकता है या छात्रों को बगैर परीक्षा के उत्तीर्ण किया जा सकता है, पास किया जा सकता है? इन दोनों बातों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इससे पहले रजनी, हमने जो नीट का एग्जाम था उसमें भी देखा कि आपत्तियां थी, अभिभावकों को भी थी और कुछ छात्रों को भी थी, लेकिन उसमें भी कोर्ट ने कहा कि खतरा है, इसको भी हम मानते हैं, लेकिन इसके ऐसे एक से पूरा बर्बाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो निश्चित जो तौर पर कानूनी पेज था वो फंसा था ये यहाँ पर यूजीसी के मामले में, कि यूजीसी के पास अधिकार है या स्टेट्स के पास अथॉरिटी है एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की। कोविड के लिए जो भी अरेंजमेंट किए जाने हैं, वो यूजीसी ने जो अपने एक पूरा खाका तैयार किया है, जिसमें टाइमलाइन भी तय की है कि कब परीक्षाएं करानी है, कब तक नतीजे घोषित करने हैं, उसमें कोविड को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट्स की भी व्यवस्था है। अब अगर कहीं किसी खास जगह पर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो एडिशनल मेजर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन यूजीसी पहले ही कह चुका है कि परीक्षा कराना ही एकमात्र विकल्प है। पूरी तैयारियों के साथ परीक्षा हो, ये सुनिश्चित करना स्टेट्स और यूजीसी की जिम्मेदारी है, और यूजीसी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। इस बीच रुख करते हैं दूसरी खबर का। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र सरकार के 6 कैबिनेट मंत्रियों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है। तो एक बार फिर से चलते हैं विकास के पास। विकास, पहले ही साफ किया जा चुका है कि ये जो नीट और जेईई की परीक्षाएं हैं वो अपने नियत समय पर सितंबर में जो परीक्षाओं की तिथि दी गई है उसी के हिसाब से होगी, लेकिन आपत्तियां उसको लेकर भी दर्ज की जा रही हैं। हालांकि उसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है ताकि जो छात्रों का अहम एक साल है वो साल बर्बाद ना हो इस तरीके की उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर। बिल्कुल रजनी, यहाँ पर ये भी जब मामला नीट और जेईई का पहुंचा था तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप पूरा एक सत्र बर्बाद नहीं कर सकते। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एकेडमिक पाठ्यक्रम है उनमें आप किसी तरह से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी तरह विशुद्ध प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और नीट है मेडिकल के लिए, इनमें हम डिले नहीं कर सकते। इससे पूरा एक सेशन, पूरा एक सत्र कॉम्प्रोमाइज होगा। और इसमें भी शुरू में लोगों ने आपत्तियां जताई, लेकिन जब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने कहा कि एग्जाम कराना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि पूरे एक सत्र का सवाल है, यहाँ पर और कोई विकल्प है नहीं, और पूरे अरेंजमेंट्स के साथ नीट और जेईई कराए जाएंगे। और इसमें भी ये साफ कर दिया था कोर्ट ने कि किसी तरह की कोई बहुत आशाएं लगाकर नहीं रखना चाहिए, स्टूडेंट्स अपनी तैयारियां करते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंतिम समय पर उन्हें पता चले कि जो शेड्यूल था उसी के मुताबिक एग्जाम हो रहे हैं और वो इस भरोसे में बैठे रहें कि परीक्षाएं टल जाएंगी। तो
उसमें अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है कि दोबारा कोर्ट इस बारे में विचार करे। ये जितने भी राज्य हैं, ये गैर बीजेपी राज्य पहले से ही लगा नीट का एक मुद्दा उठा रहे हैं और यहाँ पर एक रिव्यू पिटिशन फिर दाखिल की गई है। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था और आज यूजीसी के मामले में जो फैसला आया है, यूनिवर्सिटीज के मामले में जो फैसला आया है, रिव्यू पिटिशन से बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन ये एक राजनीतिक विषय भी बन गया है और इस पर काफी बयानबाजी हो रही है। तो जितने भी स्टेट्स हैं, ये जो 6 स्टेट्स हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स, उन्होंने पहले ही साफ किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और अब कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है अगले हफ्ते। इस बात की पूरी संभावना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा फैसला है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इसके तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6% ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, वहीं 55.2% खाता धारक महिलाएं हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की बदौलत कई परिवारों को भविष्य उनका सुरक्षित हो गया है। ज़्यादातर लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं और महिलाएं हैं। मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं जिन्होंने पीएमजेडीवाई को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर कहा है कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की 63% संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। एक ट्वीट संदेश में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर वित्तीय सेवाओं के सचिव देवाशीष पांडा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। अगस्त 2014 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना जन धन अब 6 साल पूरे कर चुका है और जन धन से जन सुरक्षा और क्या कुछ अचीव किया है इस पूरी योजना ने। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ है बैंकिंग सेवाओं के सचिव देवाशीष पांडा। इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 6 साल की जर्नी में इस जनधन से हमने जो अपेक्षाएं की थी, हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कुछ अचीव किया है इस बड़ी योजना ने? देखिए, ये जो वित्तीय समावेशन का जो प्रक्रिया है वो जैसे आपने बताया 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी उद्घोषणा की थी। आज 40 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारे देश में खुल गए हैं। तो जो व्यक्ति अंतिम छोर पर था, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो वो इनफॉर्मल जो सोर्स है वहाँ से उसको ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये अकाउंट सब ज़ीरो बैलेंस से शुरू हुआ और आज मुझे ये कहने में गर्व है, खुशी है कि 1,30,000 करोड़ रुपया इनके बैंक खाता में जमा है। अब क्या इससे एफिशिएंसी भी आई है? क्या अब जितना पैसा आप भेजना चाहते हैं बेनिफिशियरी तक उतना पहुंच पा रहा है? इससे सिस्टम कितना मजबूत हुआ है? सिस्टम कितना एफिशिएंट हुआ है? सिस्टम बहुत ही रोबस्ट सिस्टम बन गया है और एनपीसीआई के माध्यम से जो भी पैसा पीएफएमएस द्वारा जमा करा जाता है बैंकिंग चैनल में, और वो फिर उसकी पेमेंट सेटलमेंट, जैसे मैंने बताया, आज सुबह बैंक में पैसा गया, शाम तक लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच रहा है। इसका भविष्य क्या दिखता है? अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास तैयार है, आगे का रोड मैप क्या है? अब देखिए, उनका खाता खुल गया, उनको एक सुरक्षा कवच मिल गया। अब ये है कि वो कैसे और फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एम्पावर हों, यानी वो कोई ऐसी व्यवसाय शुरू कर दें जिससे कि उनका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जो है वो उसमें वृद्धि हो। जनधन का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसके अलावा जो हमारा ये डिजिटल पाइपलाइन बिछ गया है वो भी है। और आगे आने वाले समय में हमारा प्रयास है लेंडिंग भी डिजिटल हो। डेटा पॉइंट्स, आज के दिन में बहुत सारे डेटा है, तो वो डेटा को कनेक्ट करके हम उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस कर सकते हैं। तो इस पे भी काम चल रहा है। जैसा कि सचिव महोदय बता रहे हैं कि जो लोग एम्पावर्ड नहीं हैं उनको अब एम्पावरमेंट करने के लिए, यानी सशक्त बनाने की जो मुहिम है वो और भी आने वाले दिनों में तेज होती हुई नजर आएगी।
कैमरामैन शुभम के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ा विशेष कार्यक्रम जन धन से जन सुरक्षा आप आज शाम 7 बजे देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं और पिछले 6 सालों में 40 करोड़ से ज़्यादा गरीबों और वंचितों और महिलाओं को जो है वो आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ा गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसने वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। खासकर आर्थिक रूप से अगर आत्मनिर्भर बनाने की उन्हें बात करें तो उसके लिए ये योजना अहम साबित हुई है। पिछले 6 सालों में 40 करोड़ से अधिक गरीब, वंचितों और महिलाओं को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ा गया है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 6 साल पूरे हुए हैं। इस योजना के माध्यम से वंचितों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बैंक में उनके खाते खुलवाए गए हैं और 40.35 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है। असुरक्षित को सुरक्षा और जरूरतमंदों को मदद उपलब्ध कराई गई है। असुरक्षा की भावना गरीबों में, वंचितों में कम हो, इसके लिए योजना लगातार काम कर रही है और वो तब संभव होगा जब आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाया जा सके। वंचित तबके को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं इस योजना में। वंचित तबके को मजबूत तब बनाया जाएगा जब वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। अभी तक 40.35 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है, उनके खाते खुले हैं और लाभार्थियों के खाते में 130 करोड़ रुपए की लगभग धनराशि जमा की गई है। और ये धनराशि जो होगी वो एक तरीके से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए है। उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी जो जटिल प्रक्रिया थी बैंकिंग की, वो ग्रामीण स्तर पर जो है उसको सरल किया गया है ताकि आम ग्रामीण आदमी उससे जुड़ सके। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना के। 6 साल आज इसने पूरे कर लिए हैं और एक मील का पत्थर साबित हो रही है ये जन धन योजना गरीब तबके के विकास में। इसके तहत अब तक 40.35 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और एक तरीके से वित्तीय रूप से साक्षर करने की दिशा में ये योजना बढ़ी है। कुल खातों में 63.6% ग्रामीण इलाकों में खोले गए। ये बड़ी अहम बात है कि ग्रामीण इलाके की जो जनता है, जो ग्रामीण भारतीय है, उसको किस तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम किया जाए, उसको लेकर ये योजना काम कर रही है। और सबसे अहम बात, कुल खाता धारकों में 55.2% महिलाएं हैं। तो महिलाएं जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ी पिछड़ी हुई थी और अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा है। 55% महिलाएं जो हैं जिनका खाता खुला है और इस योजना से जुड़ी हैं। तो एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये योजना बहुत अहम साबित हो रही है। कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं देना इसका उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता मुहैया कराना, किस तरीके से सेविंग से जुड़े और आर्थिक रूप से संबल मिले, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता देना, किस तरीके से उनकी ज़रूरत को समझकर ऋण की उपलब्धता बनाना, ये भी इसका एक मूल उद्देश्य रहा है। विप्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन उपलब्ध कराना, ये सभी कदम है जिसके ज़रिए लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उन लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, हाशिए पर थे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से वंचित तबके को जो है उसका जायज़ हक जो है वो मिल सके और कहीं ना कहीं आर्थिक मुख्य धारा से ये वंचित तबका जुड़ सके। तभी जो हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, एक सबल भारत की कल्पना करते हैं, उसमें ग्रामीण और उसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनका आगे आना बेहद ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखकर ये योजना आज से 6 साल पहले शुरू की गई थी और जिसके बहुत ही सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। और इस जनधन योजना के 6 साल पूरे होने पर अब बात करते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा से। अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी अहम बात है अजय, इस मील का पत्थर है योजना अगर ग्रामीण भारत के विकास की बात करें तो, और बड़े सकारात्मक नतीजे इस योजना के सामने भी आए हैं। आप देखिए, अगर आप ये सोचिए कि आप इस वक्त 15 अगस्त 2014 में खड़े हैं तो इस वक्त देश में 40 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस योजना का ऐलान किया तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं था कि क्या ऐसा वाकई संभव हो सकता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वित्त मंत्री ने यह कहा था कि अगर आपको सबके खाते खोलने हैं तो आपके देश के हर जिले में एक वित्त मंत्री का होना ज़रूरी है। इतनी मुश्किलें थी इस बैंकिंग इंक्लूजन या फिर कहें वित्तीय समावेशन की राह में, लेकिन बैंकिंग जगत ने
मिशन मोड में इस प्रोग्राम को न केवल समाप्त किया बल्कि इसको कई नए आयाम भी दिए। आप सोचिए केवल 1 साल के अंदर के 17 करोड़ खाते खुले गए हैं। 17 करोड़ लोगों के घरों में जाना और कम से कम एक परिवार में एक व्यक्ति का खाता होना, ये पहला चरण था। 2018 में इस प्रोग्राम को समाप्त होना था, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया। एक नया लक्ष्य बनाया गया दूसरे चरण में कि देश में सभी एडल्ट्स का एक बैंक खाता होगा। उसके बाद इस जनधन खाते को बीमा सुरक्षा के साथ जोड़ा गया, यानी जनधन को जन सुरक्षा के साथ जोड़ा गया, जिसमें जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों की सुविधा दी गई। साथ ही साथ अटल पेंशन योजना के तहत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको पेंशन की सुविधा दी गई है। जन सुरक्षा के बाद एक कदम और आगे बढ़ती है ये योजना, और उसके बाद जो फंडिंग द अनफंडेड की बात करते हैं, यानी जिसके पास पैसा नहीं था उसको पैसा कैसे मुहैया कराया जाए। तो जनधन से जन सुरक्षा, और जन सुरक्षा के बाद मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना जिसमें केवल महिलाओं को लोन दिया जाता है। और अभी तो ये जो कोविड के दौरान आपको बताएं रजनी की 55,000 करोड़ रुपए सीधे तौर पर लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए गए। और मैं अब बात करना चाहता हूं डीबीटी की, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो इस जनधन एक योजना ने खड़ा किया, और मुझे लगता है कि देश लंबे समय तक इस योजना का ऋणी रहेगा। बिल्कुल। अजय कहते हैं कि महिला परिवार की धुरी होती है, और ख़ासकर अगर ग्रामीण तबके की महिलाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, आर्थिक रूप से उनके पास कोई संबल नहीं था। आज आंकड़ा कहता है कि 55% ग्रामीण महिलाओं के पास या महिलाओं के पास बैंक खाते हैं, और इसमें 63% ग्रामीण लोगों के पास बैंक खाते हैं। करोड़ों लोगों के खाते खुले हैं, और इसमें से जो महिलाओं का आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा आशा देने वाला है, क्योंकि अगर महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होगी तो निश्चित तौर पर एक समाज सक्षम होगा आर्थिक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है वो उसमें महिला के नाम जो गैस सिलेंडर है वो घर का चूल्हा होता है, वो रजिस्ट्रेशन होता है। अब आप समझिए कि लॉकडाउन के दौरान में हर महिला के खाते में सीधे इसी जनधन बैंक अकाउंट के जरिए उज्ज्वला का जो पैसा है वो सब्सिडी के तौर पर पहुंचा है। इसी तरह से जो 3 महीने तक लगातार 500 रुपये का जो सहायता दी गई है वो करीब 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में पहुंची है, और सीधे तौर पर पहुंची है। तो जो मैं बात कर रहा था, जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों को मिलाकर के जो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकारी लाभ है उसको लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए। महिलाओं की आपने बात की, उज्ज्वला योजना कोविड के दौरान लोगों को, महिलाओं को खास तौर पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, और उसके साथ ही स्टैंड अप योजना जिसमें केवल महिलाओं या फिर SC ST कैंडिडेट को लोन दिया जाता है, वो भी सस्ते दरों पर। ऐसे चीज़ के जरिए जो लोन दिए जाने की व्यवस्था है वो भी जनधन के जरिए फ्लो होती है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे, न केवल महिला बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वंचित वर्ग है वो अब फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ चुका है, अब डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उसके सशक्तिकरण के लिए और भी कई योजनाएं हैं जो कि इसके साथ और जुड़ने वाली हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अजय, अगर इस योजना की बात करें तो न केवल आर्थिक रूप से संबल बनाने की दिशा में, बल्कि वो तबका जो शैक्षणिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ था, उसे वित्तीय रूप से साक्षर बनाने में भी इस योजना ने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा पिलर है जिसमें लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप देश के संगठित व्यवस्था का हिस्सा हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें सॉल्व होती हैं। आपका बैंक खाता खुलता है, आपका पैन नंबर बनता है, आप टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, आपको लोन आसानी से मिलता है, आप जल्दी से कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, आप घर खरीदने के लिए होम लोन ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप में शक्ति है और आत्मनिर्भर भारत में अगर आप यकीन रखते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, तो आप उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है उसको भी सहारा दे सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है, ये एक व्यवस्था है जो सरकार ने बनाई है, और इस 6 साल में ये बहुत बड़ा सफ़र है जिसमें आप देखें कि अब केवल मेरे ख्याल से 1200 गाँव बचे हुए हैं। 6 लाख से ज़्यादा गाँव में से केवल 1200 गाँव बचे हुए हैं जहां पर जनधन खाते में 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक या फिर कोई एक यूनिट नहीं है जहां पर आपको ये खाता खुलने की सुविधा मिलती है। और ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है, इसमें कोई भी न्यूनतम बैलेंस नहीं रखना होता है, तो गरीबों को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। भले ही 86% खाते इनऑपरेटिव हों,
मतलब ऑपरेटिव हों, लेकिन अगर सीधे किसानों तक पैसा पहुंचाना हो तो सरकार को अब केवल जनधन खाते का इस्तेमाल करना है। अगर लोगों को वित्तीय सहायता डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना है तो फिर इसी खाते का इस्तेमाल करना है। तो ये एक बहुत ही व्यवस्था है जो कि अब मेरे ख्याल से अब कभी समाप्त नहीं होने वाली है। लगातार इस सिस्टम का इस्तेमाल, जो डीबीटी जिसमें कहते थे कि पहले 100 रुपया पहुंचते पहुंचते 15 रुपये बचता था, अब 100 का 100 रुपया अगर किसी के खाते में आ जाता है और तुरंत सुबह पहुंच, जैसा कि बैंकिंग सचिव कह रहे थे कि सुबह शुरू होता है और शाम तक पैसा खाते में पहुंच जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है और यही एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हमें सशक्त बनाता है। बिल्कुल, तो वंचित तबके को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत अजय, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि आतंकवाद एक कैंसर जैसी महामारी की तरह है जो पूरी मानवता को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पैदा करने वाले देश ही खुद को आतंकवाद के शिकार के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं। विदेश मंत्री 19वें दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। States that have turned the production of terrorists into a primary export have attempted, by the dint of bland denials, to paint themselves also as victims of terror. But as we have seen last week, sustained pressure through international mechanisms to prevent the movement of funds for terror groups and the front agencies can work. It has eventually compelled a state complicit in aiding, abetting, training, and directing terror groups and associated criminal syndicates to grudgingly acknowledge the presence of wanted terrorists and organized crime leaders on its territory. The struggle against terror and those who aid and abet it is work in progress. It remains for the international system to create the necessary mechanisms to shut down the structures that support and enable terrorism, whether in South Asia or across the globe. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत ने अपने दृष्टिकोण को वैश्विक बनाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्वीकरण की अवधारणा पर फिर से विचार करने की जरूरत है। The current times, however, do provide an occasion to review the nature and terms of our external engagement. Economically, arrangements based on the template of others have naturally not worked in our favor. Thinking through the challenges we face on the basis of our own interests is therefore very much the essence of Atmanirbharta. Livelihood and innovation should never be sacrificed at the altar of political fashion or commercial convenience. Believe me, our country has enough cards to play if we have the confidence to play the well. Well, all that will inevitably unfold. The time is also right for us to revisit the very concept of globalization. We have allowed it to be defined by the interests of a few who visualize that process largely in financial, trade, or travel terms. Real globalization can never be just an aggregate of transaction in these domains. It is an outcome of genuine collaboration and essential indivisibility. The true challenges are more phenomena like terrorism, pandemics, and climate change. These are the issues that will really test the seriousness of multilateralism. कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर विदेश मंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए हमारी संस्थाओं को मजबूती के साथ काम करना होगा। We face a structural challenge in improving the international architecture that serves all humanity in the fight against pandemics. We have seen precursors of this current crisis before. For most of the last century, humankind's luck largely held out. Either the sites of such outbreaks were remote, or our monitoring systems managed to head off a crisis in time. This time, however, the international warning systems, reporting protocols, and response mechanisms were unable to prevent the spread beyond ground zero. These examples have highlighted the need for both a more enlightened, more responsive multilateral system and a new, inclusive, and non-transactional approach to multilateralism. In short, reformed multilateralism. The reform of international organizations is not merely desirable, it is imperative.
We need to modernize the international system step by step to make it fit for purpose, beginning by making each entity relevant to the age in which we live, not when it was created. केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक वर्चुअल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। से ये युक्त होगी, ये विश्व प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने वाली होगी, ये गुणवत्ता परक भी होगी, तो उत्कृष्टता से युक्त भी होगी, ये उदारवादी भी होगी, ये समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम छात्र तक जाने की भी पहल वाली, आसान पहल वाली शिक्षा होगी। इसमें जवाबदेही भी है तो समग्र विकास भी है, इसमें सामर्थ्य भी है तो समानता भी है, और समावेशी और सार्वभौमिकता से युक्त ये जो शिक्षा नीति है, ये शुरू से, यदि मैं समझता हूँ कि 3 वर्ष के बच्चे से लेकर के और उच्चतम शिक्षा तक कैसे कैसे उसको समय समय तक उसको पकड़ करके उसकी क्षमताओं का विकास करके कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये शिक्षा नीति उस पर निर्भर है, उसकी आधारशिला है। और इसलिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक परामर्श शायद ही कभी किसी नीति के लिए हुआ होगा, वो ये शिक्षा नीति है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा परामर्श नहीं हुआ। हम 2.5 लाख ग्राम समितियों तक थे। हम लोग इस देश का यदि वैभव देखेंगे शिक्षा का, तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से अधिक यहाँ पर अध्यापक गण हैं, और जितनी कुल अमेरिका की आबादी नहीं है 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हैं। और ये जो भारत है वो आगे 25 वर्षों तक यंग इंडिया रहने वाला है, और जो वो यंग इंडिया है उसको पूरी ऊर्जा के साथ कैसे करके आगे बढ़ना है, वो इस शिक्षा नीति में वो तमाम उच्च शिक्षा और स्कूल में परिवर्तनकारी सुधारों के साथ लाया गया है। और 3 वर्ष का बच्चा से उसको किस तरीके से खेल खेल में उसी की भाषा में आगे लेकर के जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो मूलता है, जो आपकी तकनीकी परिवर्तनों से और वोकेशनल जो आपने कहा है, और अभी मैं मुरलीधर जी को सुन रहा था, पहले भी मेरी बात हुई, तो स्टार्टअप के साथ किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, मैं संक्षिप्त में उसी बिंदु पर आऊँ तो ज़्यादा ठीक है। बाकी जब कभी आपको नई शिक्षा नीति के विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी होगी तो जब आप याद करेंगे मैं आपके बीच आऊँगा। लेकिन ये इसकी खूबसूरती है कि क्लास 6 से 6वीं कक्षा से हम लोग इसमें वोकेशनल स्ट्रीम लेके आ रहे हैं। अभी हमने क्या किया है, ये जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, शिक्षणेतर गतिविधियां और वोकेशनल है, ये तीनों में बहुत खाई थी। अभी इन तीनों की खाई को हमने खत्म कर दिया, और न केवल वोकेशनल स्ट्रीम लाई बल्कि इंटर्नशिप के साथ लाई है। वो बच्चा 6वीं से ही उस किस दिशा में बढ़ रहा है, उसको किस तरीके का कौशल उसको विकसित करना है, वो गांव में जाएगा, सप्ताह में 2 दिन, कोई जरूरत नहीं है बस्ता लाने की, वो प्रैक्टिकल करेगा उसके गांव में, जिस शहर में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वहाँ वो कैसे करके जोड़ सकता है अपने को। और जब वो स्कूल से निकलेगा तो वो एक ऐसे स्किल, एक ऐसा कौशल विकास से भरा, आत्मविश्वास से भरा वो छात्र होगा कि वो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दे रहे थे मीडिया को, और बता रहे थे किस तरीके से एक छात्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा नीति जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो आज ग्लोबलाइजेशन और आतंकवाद को लेकर जो अहम बातें कही हैं, उसे लेकर हम बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा से। अभिषेक, बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर विदेश मंत्री ने कही है, बिना किसी देश का नाम लिए एक चीज़ साफ कर दी है कि खुद ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन अपने आप को पीड़ित बताते हैं। देखिए, ये जो सारा मसला है, ये हमने देखा है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में यूनाइटेड नेशन से लेके देश के जब विदेश मंत्री खुद भी इस बात को कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी हमने इस चीज़ को डिफेंड किया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो हमेशा से टेररिज्म को प्रश्रय देता रहा है, टेररिज्म को शेल्टर देता रहा और उसे भारत में एक्सपोर्ट भी करता रहा है,
वो किस प्रकार से दुनिया की नज़रों में खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताने का नाटक करके दुनिया की सहानुभूति बटोरना चाहता रहा है। हालांकि दुनिया इस पाकिस्तान के इन दावों को कभी भी मानती नहीं रही है और भारत की जो डिप्लोमेसी है उसने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बात करें विदेश मंत्री की, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अब दुनिया इन चीज़ों से बिल्कुल ओझल नहीं है कि अगर आप अपने देश में कुछ ऐसा कर रहे हो तो दुनिया के बाकी लोगों को, उनके नेताओं को पता नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान ने आज ये बात मानी है कि उसके यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे जिसकी भी वो उसके पीछे जो भी अपना तर्क देता हो, लेकिन दुनिया के तमाम जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, वहाँ पर पले हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उसे आश्रय, सहारा, ट्रेनिंग, फिनेंशियल, वेपनरी, हर तरीके का सपोर्ट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो ओसामा बिन लादेन, जो कि शायद इस पिछली सेंचुरी का सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट रहा, वो पाकिस्तान में नहीं मारा जाता अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा। तो ये तमाम ऐसे हालात हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार से दुनिया की नज़रों से आप अपनी एक्शंस को अब बहुत ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ग्लोबलाइजेशन के नए मायने भी दिए। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी अहम बातें यहाँ पर विदेश मंत्री ने आज कही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्य संचालन नियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में उन नियमों का जिक्र किया गया है जिसके जरिए केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार का संचालन हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के अधिकार और दायित्वों के साथ शासन संचालन में उपराज्यपाल के भी अधिकारों का जिक्र किया गया है। किस स्थिति में मामले को केंद्र सरकार के पास भेजना जरूरी होगा, नियमों में इस बात का भी जिक्र किया गया है। कौन से विभाग किन विषयों को देखेंगे, नियमों में ये भी बताया गया है। ये नियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन चलाने का आधार बनेंगे। तो बड़ी अहम बात है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक संचालन के लिए ये नियम अहम साबित होंगे। बात करते हैं सुधाकर दास से। सुधाकर, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास की राह पर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर अपने जो है कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में आज की अधिसूचना बड़ी अहम साबित हो सकती है संचालन में। बिल्कुल, देखिए, और खासतौर से आपको याद होगा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की थी, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो बीता साल है विकास यात्रा का एक तरह से कह सकते हैं नया साल है और बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि देश जो है परिसीमन का काम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है और परिसीमन के बाद चुनाव कराने के लिए देश प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इस संबंध में फैसला लेगा, लेकिन चुनाव के बाद विधानसभा का गठन हो, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन होगा और किस तरह से अभी उपराज्यपाल तमाम चीजों को संभाल रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में किस तरह से जो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है जम्मू कश्मीर की वो और बाकी लोगों के क्या अधिकार रहेंगे, किस तरह से अगर कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव आता है तो मंत्रिपरिषद के पास कैसे पहुंचेगा, अगर वित्तीय खर्च कहीं शामिल है तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर कानूनी कोई उपाय करने हैं तो कानून विभाग के पास क्या अधिकार रहेंगे, अगर कहीं उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच किसी तरह की असहमति होती है केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के बीच, तो उस स्थिति में केंद्र की क्या भूमिका हो सकती है, इन तमाम चीजों का जिक्र इसमें है। लेकिन एक तरह से साफ तौर पर ये सरकार का ये इंटेंट जरूर दिखाता है, इच्छा शक्ति जरूर दिखाता है कि जल्द से जल्द सरकार प्रतिबद्ध है वहां जो एक तरह से वहां चुनाव हो सके परिसीमन के ठीक बाद और उसके बाद एक शासन प्रशासन वहां के लोग चला सके, तो इसको लेकर एक प्रतिबद्धता दिखती है। और ये जो कार्य संचालन नियम है प्रशासन सुचारू तरीके से चल सके, इसमें काफी मददगार साबित हो। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासनिक रूप से जम्मू कश्मीर सक्रिय हो सके उसके लिए नियमावली बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है। याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा है कि ये समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।
और सुशांत सिंह राजपूत कथित आत्महत्या मामले में आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से मुंबई में पूछताछ कर रही है। रिया के अलावा सुशांत के कई करीबी भी इस वक्त डीआरडीओ अतिथि गृह में मौजूद हैं, जहां पूछताछ चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही रिया से पूछताछ कर चुका है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पूछताछ के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी रिया से पूछताछ करेगी। हालांकि एनसीबी की तरफ से अभी तक रिया को कोई समन जारी नहीं किया गया है, लेकिन एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो किसी भी वक्त रिया को समन जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत का शव उनके बांद्रा स्थित आवास पर मिला था और इस मामले में अब तक उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 3 केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी और एनसीबी अलग अलग मामला दर्ज कर इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। सीबीआई जहां इस मामले के आपराधिक पहलू को खंगाल रही है, तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी इस कांड से जुड़े धन शोधन और ड्रग्स रैकेट की जांच कर रहे हैं। रिया के अलावा रिया के परिवार के अन्य सदस्यों को भी एजेंसियों ने अपने मुकदमे में आरोपी बनाया है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टर एनएचके के अनुसार शिंजो आबे ने अपनी गिरती सेहत का हवाला देते हुए पद छोड़ने का इरादा जताया है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस्तीफे का ऐलान वे कर सकते हैं। शिंजो आबे को बीते हफ्ते में 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आबे ने 2007 में अचानक अपने स्वास्थ्य के कारण अपने पहले कार्यकाल से इस्तीफा दिया था। शिंजो आबे 2012 से लगातार जापान के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगले साल सितंबर 2021 में शिंजो आबे का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन स्वीकार कर लिया है। अपने कार्यकाल में हुई प्रगति पर गर्व करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे अमेरिकी साथियों, आज रात पूरे आभार और विश्वास के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी की ओर से नॉमिनेशन को मैं स्वीकार करता हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनके अगले कार्यकाल में अमेरिका इतिहास में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी औपचारिक तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए बुधवार को नॉमिनेशन स्वीकार किया था। इस बार 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस हफ्ते के अंत में लुइसियाना और टेक्सास का दौरा करेंगे। तूफान लॉरा के चलते इन इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने तूफान प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसी की मुख्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शनिवार या रविवार को इन दोनों जगहों का वे दौरा कर सकते हैं। और कोरोना संकट के बीच ब्राजील का पेंटोल क्षेत्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है, इस वर्ष भयावह आग के प्रकोप का सामना कर रहा है। अग्निशमन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो 1 साल पहले अगस्त महीने की तुलना में जुलाई में पेंटोल क्षेत्र में रिकॉर्ड संख्या में आग लग चुकी है, जिसमें आग लगने की घटनाओं में 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पर्यावरण अधिवक्ताओं ने क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के अपने दृष्टिकोण के साथ ही जंगल को नष्ट करने के लिए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को दोषी ठहराया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। जगत की खबरें, खेल जगत की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव। शुक्रिया रजनी। खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 शनिवार को वितरित किए जाएंगे, जहां 74 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को ये पुरस्कार मिलेगा। ऐसा पहली बार है जब खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं।
इन 5 खिलाड़ियों में पहलवान विनेश फोगाट, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट टी मरियप्पन, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। रोहित शर्मा चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पहली बार वर्चुअल माध्यम से दिए जाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्चुअल माध्यम से दिए जाएंगे। ऐसे में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू इस कदम से बेहद उत्साहित हैं। इस बार 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। I would like to thank Rashtrapati ji for agreeing to confer the National Sports Award virtually. I also would like to thank Honorable Prime Minister, who was also keen to see that this year's Sports Award ceremony takes place on the National Sports Day itself. So it has been a very difficult thing because this is first time involving Rashtrapati ji. You know, there are lots of protocols involved when it is a ceremony involving the President of India. इसी इंटरव्यू में खेल मंत्री ने कोरोना महामारी के दौर में फिट इंडिया की उपयोगिता को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन को लेकर पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह दिखा था। India is one of the very few countries in the world where we put the para-athletes at par with the general athletes. 18 crore of total social media involvement and more than 50 lakhs people have already participated in the Freedom Run, Fit India Freedom Run. So these are something which I can tell you a sign of new India. Okay. New India has to be fit India. And you know, healthy people make healthy nation. खेल मंत्री ने कहा कि नॉन ओलंपिक साल में 74 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को सम्मानित करना देश में खेल के बढ़ते दायरे को सामने रखता है और इस बात को दर्शाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Decided by the committee set up by the ministry. So I have, by and large, accepted the entire recommendations of the National Sports Awards Committee. और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ ये पूरी बातचीत आज शाम 7:30 बजे आप डीडी न्यूज और डीडी इंडिया दोनों पर देख सकते हैं। India is one of the very few countries in the world where we put the para-athletes at par with the general athletes. 18 crore of total social media involvement and more than 50 lakhs people have already participated in the Freedom Run, Fit India Freedom Run. So these are something which I can tell you a sign of new India. Okay. New India has to be fit India. And you know, healthy people make healthy nation. अब बात कर लेते हैं खिलाड़ियों की। राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन और पहली बार टेबल टेनिस की दुनिया में खेल रत्न बनने वाली मनिका बत्रा का मानना है कि सम्मान के बाद उन पर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में मनिका ने अपने अनुभव बांटा। To be honest, of course, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल एंड ऑल माय स्पॉन्सर्स एंड ऑफ कोर्स द सेंटर वेयर आई प्ले इन पुणे। सो एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत स्पेशल फीलिंग है क्योंकि लाइक आई एम द फर्स्ट एथलीट जो टेबल टेनिस में ये अवार्ड ले रही है एंड बहुत स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए दैट मैं ये स्पेशल ऑनर है एंड एप्रिसिएशन मिल रहा है जो मुझे गवर्नमेंट से। 29 अगस्त को खेल रत्न से नवाजे जाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का कहना है कि उनके लिए ये सम्मान काफी मायने रखता है। रानी ने ये बात हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह से खास बातचीत में कही। जब मुझे न्यूज़ मिली एक्चुअली उस टाइम मैं क्वारंटीन में थी बैंगलोर में बिकॉज मैं घर से आई थी
सो जब मुझे न्यूज़ मिली मैं बहुत खुश थी। आई वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग खुशी के साथ कि मुझे लग रहा था कि एक वुमेन हॉकी प्लेयर होके ऑनर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। एंड देन मैंने अपने फादर को फ़ोन किया एंड अपने फादर को एक्चुअली इस अवार्ड के बारे में बताया, उनको सब एक्सप्लेन किया कि अवार्ड का मीनिंग क्या होता है या एक प्लेयर के लिए कितनी बड़ी बात होती है एक इस टाइप के ऑनर मिलना। सो वो भी बहुत खुश हुए एंड उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत प्राउड है। एंड मेरे जो टीममेट्स हैं उन्होंने सबने मुझे फ़ोन पे विश की बिकॉज मैं रूम से बाहर तो नहीं जा सकती थी एंड सबने मुझे मैसेजेस किए। सो काफ़ी अच्छी खुशी थी, काफ़ी अच्छा दिन था कि एक वुमेन हॉकी के लिए काफ़ी अच्छा दिन था। और कल सम्मानित होने वाले खेल रत्नों पर हमारी खास पेशकश खेल रत्न 2020 आप आज देखना ना भूलें 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर, और उसका पुनः प्रसारण होगा रात को 10 बजे डीडी न्यूज़ पर ही। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका खेल जगत की खबरों से हमको जोड़ने के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। बिहार में प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में जीविका अहम भूमिका निभा रही है। जीविका समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद अब केवल सरस मेलों में ही नहीं बिकते, बल्कि अब व्यवस्थित विपणन के लिए रूरल रिटेल शॉप्स खोली गई हैं। नवादा में जीविका के इसी प्रयास पर पेश है ये खास रिपोर्ट। नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड के बीजू बीघा गांव में जीविका द्वारा ये दुकान खोली गई है। यहाँ विभिन्न गांवों में जीविका दीदियों द्वारा खोली गई दुकान के लिए सामान सस्ते दर पर मिलता है। मार्केट का संचालन जीविका स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। समूह की अध्यक्ष बिंदु कुमारी कहती हैं कि मार्ट खुल जाने से फुटकर दुकानों को सामानों की आपूर्ति में किसी प्रकार की मुनाफाखोरी जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और इन थोक दुकानों की आमदनी भी दीदियों की ही होती है। मार्ट खुलने से हम लोग के जो समूह की दीदी है छोटी छोटी दुकानें खोली हुई है जो सामान यहीं से ले जा रही है। लॉकडाउन के वजह से हमको सभी सामान यहीं पर मिल जाता है, इससे हम लोग का सभी दीदी को बहुत फायदा है। जीविका इसके अलावा महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए जीविका से जुड़ी शिक्षित और कंप्यूटर की जानकार महिलाओं को ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र CSP खुलवाकर रोजगार दे रही है। जीविका से जुड़े हुए हैं, जीविका द्वारा CSP मिला है और किसी से 12,000 या 10,000 जो भी है किसी से कमा के परिवार को जो है। जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक नीरज कुमार कहते हैं कि ग्रामीण बाजार का संचालन समूह द्वारा किया जा रहा है। इसमें उन्हीं को जोड़ा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलकर अपनी जीविका चलाती हैं। इस तरह बिचौलियों को हटाकर समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जिसमें ग्रामीण बाजार में उन दीदियों को जोड़ा गया है जो गाँव में अपना छोटा छोटा दुकान चलाती है और होलसेल का सामान वो कहीं और से खरीदती थी। अब वो ग्रामीण बाजार के माध्यम से सामान खरीद कर और अपने दुकान को चला रही है। जीविका प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक उन्नति में दिन प्रतिदिन नए आयाम जोड़ रही है। इससे जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन अब ये जो खबर है वो पूरी तरह से पुष्ट हो गई है कि जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पहले ही इस्तीफे के संकेत दिए थे स्वास्थ्य कारणों से, और अब उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 2021 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्होंने अपने पद से हटने का फैसला किया है। स्वास्थ्य कारणों को उसका वजह इसकी माना जा रहा है। इससे पहले भी अपने कार्यकाल में वे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपने पद से हट चुके थे। और इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रमेश रामचंद्रन। रमेश, अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वास्थ्य कारणों से वे इस्तीफा देंगे और अब ये खबर पुष्ट हो गई है। जी बिल्कुल, ये औपचारिक तौर पे जापान के प्रधानमंत्री आबे शिंजो ने ये घोषणा की है, जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रहा है,
कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने अपने पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से बोला है कि वो उनके सक्सेसर को आने वाले दिनों में चुने। जी बिल्कुल, लगभग 1 साल बाकी था उनके कार्यकाल में। ऐसे में अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो क्या उसके लिए कोई नाम सामने आया है? नहीं, अभी नाम के अटकलें उस पे उनके सक्सेसर के उस पे अटकलें लगाई जा रही हैं। 5 या 6 नाम हैं जिनके उन्हीं के कैबिनेट के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं तारो आसो, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तारो कोनो, कई ऐसे नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आबे शिंजो ने ये डिसीजन उनके पार्टी पे छोड़ा है। हालांकि जैसे आपने कहा कि वो जापान के अभी तक के सबसे लंबे राष्ट्रपति रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक वो अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और 24 तारीख को पिछले मंडे को ही उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या एक ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है। इससे पहले भी रमेश उनके सेहत संबंधी वजहों से उन्होंने अपने पद से वे हटे थे। क्या कुछ खास स्पष्ट वजह सामने आई है उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों की? जी, ये उनका जो मेडिकल कंडीशन है ये काफी सालों से रहा है। व्यूवर्स को ये ध्यान में होगा कि 2007 में भी जब पहली बार आबे शिंजो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था मेडिकल कंडीशन के चलते, और वो उनका मेडिकल कंडीशन अभी भी बरकरार है। उस प्रॉब्लम का नाम है क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज, और उसके चलते उनको दोबारा आज फिर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अब ये देखना होगा कि एलडीपी इनको चुनता है, क्योंकि जापानीज पॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि जो भी पार्टी का नेता होगा वो ही आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि शिंजो आबे के सक्सेसर कौन चुने जाएंगे और कब चुने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को उन्होंने इसकी वजह बताया है। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।